नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद। तो संसद के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के जो कार्य विभाजन कर रखे हैं, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून के अनुसार शासन चलाना, और न्यायपालिका जो है इसका काम होता है संविधान की व्याख्या करना और संरक्षण करना। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो 3 शासन के अंग हैं, इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण यानी स्पष्ट विभाजन हो रखा है। ये बात मॉन्टेस्क्यू ने कही है, लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो इस तरीके से विभाजन नहीं हो रखा है। यहाँ आप देखोगे तो भारत में न्यायपालिका तो स्वतंत्र है बिल्कुल, लेकिन जो विधायिका है, जिसे हम संसद कहते हैं, जो कानून बनाती है, उसी के अंदर से कार्यपालिका निकल रही है। तो इसमें ध्यान रखिए, विधायिका, संसद ये कानून बनाती है। तो कोई भी कानून यदि बन रहा है तो उसका ये तरीका होता है, पहले वो किसी भी सदन में विधेयक के रूप में रखा जाता है। तो वो पहले सदन से पारित होता है, फिर दूसरे सदन से पारित होता है, फिर किसके साइन होते हैं? राष्ट्रपति के। यानी 3 स्टेप से पार होने के बाद उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। तो ये 3 स्टेप पार हो रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों कानून बनाने में काम आ रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? विधायिका। तो संसद के यदि अंग पूछे जाए तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन पूछे जाएं तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे ध्यान रखना है, इसी में से कार्यपालिका, जिसको हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वो निकाली गई है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्य हैं, कार्यपालिका के प्रमुख हैं। फिर उसके बाद में लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, उसी के नेता को पीएम बनाया जाता है। और पीएम जो है मंत्री परिषद का गठन करता है। और एक और मेंबर हैं, क्या है? महान्यायवादी। ये सब कार्यपालिका के मेंबर्स हैं, और ये देखें तो कहाँ से निकल रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा से। यहाँ आप एक चीज देखिए, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद में लोकसभा में जो जीत के आए हैं, जो बहुमत दल है, उसके सभी सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मंत्री परिषद के लिए प्रावधान है कि मंत्री परिषद का आकार जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए मंत्री परिषद, कार्यपालिका का आकार आपको छोटा मिलेगा। कार्यपालिका विधायिका में से ही निकाली है, इसलिए हमारी जो प्रणाली है उसे संसदीय प्रणाली बोलते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके बाद आगे देखते हैं, संसद की बात करते हैं। तो संसद में आपको सदन बताए 2 और अंग कितने हैं? 3। राष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रमुख हैं, और संसद के क्या हैं? अभिन्न अंग। यानी इस कार्यपालिका के प्रमुख और संसद के क्या हैं? अभिन्न अंग हैं। दोनों में कॉमन आ रहे हैं ये। अब उसके बाद बात कर रहे हैं संसद की। तो संसद के लिए जो अनुच्छेद है वो है 79, और राज्यसभा के लिए जो अनुच्छेद दे रखा है वो है 80, और लोकसभा के लिए जो अनुच्छेद है वो है 81। इन तीनों अनुच्छेद को एक छोटी सी ट्रिक से भी याद करते हैं। एक शब्द याद रख लीजिए, सरला। सरला में याद रखेंगे तो 79, 80 और 81। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा जो है वो है 81 में। अब यहाँ देखिए, लोकसभा जो है इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन होता है, अभी पढ़ेंगे हम। राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और उच्च सदन कहते हैं। और ये स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। अब आगे देखते हैं योग्यताएं। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनकी योग्यताएं मिलती जुलती हैं, जो अंतर है उसे याद कर रहे हैं हम। लोकसभा में देखेंगे तो उम्र की बात करते हैं, तो लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यहाँ कितनी पूर्ण कर लेनी चाहिए? 30 वर्ष। और इसी के साथ हम आगे याद कर लेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के लिए ध्यान रखना है, उम्र जो है उसकी सीमा है 35 वर्ष। इस तरीके से तुलना करके पढ़ेंगे तो थोड़ा याद रहता है, 25, 30 और 35। उसके बाद आगे देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और प्रत्यक्ष चुनाव से जो मेंबर चुने जा रहे हैं, ये पूरी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ बात करें
तो यहाँ सदन का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि सदन तो कैसा है, स्थायी है। यहाँ सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और 6 वर्ष में देखेंगे कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स जो हैं उनका ये कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है। यानी आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि यदि 90 मेंबर्स हैं तो 1/3 का मतलब 30 मेंबर्स। इस साल इन 30 मेंबर्स का चुनाव हुआ, नए आए हैं, तो अगले 2 साल बाद इन 30 मेंबर्स के 6 साल पूरे हो जाएंगे, फिर इनके लिए चुनाव होंगे, फिर इनका जो है इनका चुनाव होगा, वापस यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे इनके। तो हर जो सदस्य है उसका खुद का जो कार्यकाल है वो तो 6 वर्ष का है, और सदन का कार्यकाल पूछे तो सदन का कोई कार्यकाल नहीं है, ये स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए ये बताया कि सदस्य का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। किसी सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसकी जगह दूसरा जो है निर्वाचित किया जा रहा है, तो वो शेष समय के लिए किया जाएगा। पिछले वाले सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष पूरा हो गया था, उसकी जगह जिसका चुनाव हुआ है वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा। यानी सीट के ऊपर जो है ध्यान रखना है 6 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी। मंत्री जो हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं संख्या की, कि लोकसभा में कितनी संख्या है और राज्यसभा में कितनी संख्या है। तो लोकसभा में ये जो 500 लिखा हुआ है, मूल संविधान में कह रखा था कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। अब संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी यूज ले सकते हैं, 552, और ये संख्या ले सकते हैं 2026 तक यूज ले सकते हैं। 552 का जो वर्गीकरण कर रखा है वो है कि 530 सदस्य तो राज्यों से आने चाहिए, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आने चाहिए, और 2 आंगल भारतीय। अब इनमें से ये सारी सीटों को यूज नहीं कर रखा है। यहाँ देखोगे तो 530 राज्यों से प्रतिनिधित्व है, यानी राज्यों से 530 सीटें आ रही हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से केवल कितनी आ रही हैं, 13। और आंगल भारतीयों के बारे में नई अपडेट जो है वो ध्यान रखनी है आपको, कि आंगल भारतीयों का जो रिजर्वेशन था 2 को मनोनीत किया जाता है, उसके बारे में संविधान में संशोधन किया गया है। तो संशोधन का नंबर है 104वां संविधान संशोधन, और इसमें कहा गया है कि 2020 के बाद ये जो 2 आंगल भारतीयों का आरक्षण है इसको समाप्त किया जाता है, यानी 2 सीट अब ये नहीं रही हैं। अब बची ये 2 सीटें, तो ये दोनों मिला के हो गई 543। तो वर्तमान में सीटें कितनी है, 543। अधिकतम कितनी हो सकती थी, 552, जिसमें से 2 आंगल भारतीय वाली खत्म हो गई है, तो अधिकतम अब कितनी हो सकती है, 550। 2026 वाला ही आंकड़ा क्यों लिया है, ये आपको परिसीमन में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे देखें, राज्यसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250। अब उनमें वर्गीकरण कैसे कर रखा है और कितनी यूज ले रखी है। वर्गीकरण कर रखा है 238 तो राज्यों से आनी चाहिए, और 12 जो सीट है उस पर मनोनीत होते हैं मेंबर्स। जो मनोनीत किए जाते हैं उनका आधार साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई अनुभवी व्यक्ति है या कोई ख्याति प्राप्त कर रखी है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये आधार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, किस आधार पे किए जाते हैं। अब ध्यान रखिए, ये जो 238 सदस्य हैं, ये पूरी सीटें यूज नहीं हो रही हैं वर्तमान में, कितनी है, 233। तो 233 और 12, यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245। और लोकसभा में पहले 545 थी, इन 2 को हटा दिया, तो अब कितनी है, 543। तो ये संख्याओं के बारे में बताया है। आगे देखिए, इसमें बात कर रहे हैं संसद के सत्र की। संसद का सत्र का मतलब है, ये जो आपको सदस्य बताए हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये पूरे वर्ष भर काम नहीं करते हैं, इनके कुछ टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम ये सदन में जो है काम करते हैं। तो उनको आप देखेंगे तो नॉर्मली ये 3 जो है सत्र होते हैं। 3 सत्र में एक होता है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। इन 3 सत्रों को देखा जाएगा तो बजट सत्र जो है वो होता है फरवरी से मई तक, यानी 4 महीने का।
मानसून सत्र जो है मई के बाद 1 महीने की छुट्टी, जून जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये 3 महीने का सत्र है। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर की छुट्टी, नवंबर और दिसंबर। ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था, और इनके बीच में 1-1 महीने का गैप है। इस तरीके से कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ये पारंपरिक रूप से ये 3 सत्र चल रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा है वो देखिए। अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सत्र को क्या करेगा? आहूत करेगा। आहूत करने को इंग्लिश में बोलते हैं समॉनिंग, यानी क्या करेगा? आहूत करना यानी समॉनिंग करेगा, इन सत्र को बुलाएगा। यानी फरवरी में ये बैठक शुरू हो रही है तो उससे पहले घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। इसे कहा जाता है सत्र को आहूत करना। और समय समय पर सत्र को आहूत करेगा। एक बात तो ये लिख रखी है। दूसरा ये लिख रखा है कि किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी ये जो छुट्टी हमने यहाँ, ये तो पारंपरिक रूप से चल रहा है ऐसा, बीच में गैप जो है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये बात किसमें लिख रखी है? संविधान के 85(1) में। उसके बाद आगे देखिए इसमें, यानी सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ जो सत्र में जो काम चल रहा है, फरवरी से लेके मई तक ये बैठे हैं, सदन को संभालता कौन है? लोकसभा को जो संभालता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर, और राज्यसभा को जो संभाल रहे हैं वो हैं सभापति। और आपको पता होगा हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये स्पीकर और सभापति इनकी कार्रवाई, दैनिक कार्यवाही संभाल रहे हैं। अब यहाँ यदि गड़बड़ होती है तो सदन को क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है, घर भेजा जाता है। अब स्थगित करना, बीच में सदन स्थगित करना जो है वो स्पीकर कर सकता है, यहाँ सभापति कर सकता है। लेकिन पूरे सत्र को बुलाना, यानी फरवरी में शुरू में बुलाना, जुलाई में शुरू में बुलाना, सत्र को आहूत करना, ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र को आहूत करने के अपोजिट एक वर्ड और है, सत्रावसान, यानी सत्र खत्म करना है। मई में ये छुट्टी पे जा रहे हैं तो वो सत्रावसान ये नहीं करेगा, स्पीकर या सभापति नहीं कर सकता। सत्रावसान भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। तो 3 नाम आपके समझ में आए। सत्र को आहूत करना, राष्ट्रपति बुलाएगा। सत्र को वापस भेजना यानी सत्रावसान, राष्ट्रपति। लेकिन बीच में गड़बड़ हो रही है, स्थगित करना कुछ समय के लिए, वो काम किसके हाथ में होता है? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के हाथ में। तो यहाँ आगे देखिए, एक बात कर रहे हैं अब अपन, यहाँ सत्रावसान। तो सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और स्थगन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी। सदन में जो सदन की कार्यवाही जो है संभाल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष है, तो वो जो पीठासीन अधिकारी है वो सदन को स्थगित कर सकता है। सदन स्थगित जो है वो निश्चित काल के लिए भी हो सकता है और अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। निश्चित काल का मतलब है समय सीमा दे दी जाती है कि दोबारा कब प्रेजेंट होना है, और अनिश्चित काल का मतलब है आगामी तिथि नहीं दी जाती कि कब प्रेजेंट होना है। अब ध्यान रखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि निश्चित काल के लिए भेज दिया किसने? स्पीकर ने, कि 20 दिन बाद वापस सदन में बैठना है निश्चित काल के लिए। लेकिन निश्चित काल के लिए स्थगन करने के बावजूद भी स्पीकर जो है या जो पीठासीन अधिकारी है वो पहले भी बुला सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि निश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन उससे पहले भी सदन के सदस्यों को बुलाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान एक है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। स्थगन जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडजर्नमेंट, और अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन किया जाता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एडजर्नमेंट सिने डाई। ये आपके इंग्लिश की पारिभाषिक शब्दावली में शब्द कई बार आता है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना क्या कहलाता है? सत्रावसान। सत्रावसान यानी सत्र को खत्म करना। यह है प्रोरोगेशन। ये किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसमें सत्रावसान हुआ है, अब एक नाम और आएगा, विघटन। सत्रावसान यानी इनकी खाली छुट्टी की गई है, घर भेजा गया है थोड़े दिन के लिए, लोकसभा विघटित नहीं हुई है। तो एक चीज और होती है, 85(2) में दे रखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। विघटित करने का मतलब है कि ये जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे चुन के आए हैं
उन सब की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोकसभा के विघटन के बाद नए चुनाव होना जरूरी है, यानी लोकसभा क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो विघटन वाली बात किसमें दे रखी है, 85(2) में। अब आप इसमें आगे देखिए, एक शब्द है राष्ट्रपति का अभिभाषण, इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस। इसके बारे में क्या कह रखा है संविधान में, या अभिभाषण होता क्या है? प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष में जो पहला सत्र हो रहा है, सदन का पहला सत्र, और अभी हमने पढ़ा कि पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। उस सत्र में राष्ट्रपति जो है दोनों सदन को, लोकसभा और राज्यसभा को, इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब जॉइंट सिटिंग, और उस संयुक्त बैठक को एक साथ संबोधित करता है। उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है। एक तो कंडीशन है कि प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, और दूसरा ध्यान रखना है पहली लोकसभा, यानी लोकसभा के चुनाव में, और पहली बार लोकसभा जब बैठक कर रही है इसमें, तो लोकसभा की पहली जो बैठक होती है, प्रथम बैठक, उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है। इस अभिभाषण के बारे में एक और ध्यान रखना है कि ये व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल की सरकार बनेगी, और वो सरकार जो है उसमें मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कौन काम करते हैं, राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद द्वारा ये अभिभाषण तैयार किया जाता है, और इस अभिभाषण में सरकार की नीतियां, भावी नीतियां, और जो भी काम ये करेंगे वो सब कुछ इसके अंदर होता है। यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण व्यक्तिगत भाषण नहीं है। और इसमें ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण होने के बाद सदन में अलग अलग, दोनों में, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, धन्यवाद प्रस्ताव जो है, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। वो प्रस्ताव इधर से भी पारित होना चाहिए, इधर से भी, लेकिन लोकसभा से पारित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद प्रस्ताव यदि लोकसभा से पारित नहीं हो रहा है, पारित होने का मतलब बहुमत नहीं मिला है, तो लोकसभा के अंदर सरकार को बहुमत हासिल नहीं है माना जाता है, और सरकार गिर जाएगी। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित होना जरूरी है, क्योंकि इस अभिभाषण में क्या है, सरकार की नीतियां ही हैं। और अभिभाषण खत्म होने के बाद में कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। तो अभिभाषण से संबंधित ये 2 शर्तें याद रखनी है आपको, कि प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र है उस दिन, और क्या ध्यान रखेंगे, लोकसभा की जो प्रथम, लोकसभा चुनाव के बाद में पहली बार जो बैठ रही है, प्रथम बैठक के समय भी क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, और ये संयुक्त बैठक होती है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये आपको शब्द समझा दिए हैं। विघटन, विघटन की अभी बताया था बात, कि विघटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किसका विघटन होता है, लोकसभा का। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब विघटन क्यों होगा लोकसभा का, उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो। कार्यकाल पूरा होने का मतलब कितने वर्ष पूरे हो गए हो, 5 वर्ष, तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेगा। दूसरा काम हो सकता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, या किसी प्रमुख मुद्दे पर सरकार हार गई हो। तो ऐसे केस के अंदर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा के अंदर सरकार को बहुमत हासिल नहीं है, तो लोकसभा का क्या किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो लोकसभा है और यहां बनी हुई थी मंत्रिपरिषद, सरकार को बहुमत हासिल नहीं होना ऐसा साबित हो जाता है तो सरकार ही गिरी है, लोकसभा विघटित नहीं हुई है। सरकार गिरने का मतलब नहीं है चुनाव होंगे, अभी लोकसभा बाकी है, उनकी मेंबरशिप्स खत्म नहीं हुई है। तो राष्ट्रपति जो है, आगे और ऑप्शंस देख सकते हैं कि किसी और दल को यदि बहुमत है और वो दल बहुमत सिद्ध करके अपनी सरकार बना सकता है। तो सरकार गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव होगा, लोकसभा का विघटन हो जाता है तब चुनाव होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए, लोकसभा का विघटन हो रहा है तो जो विधेयक चल रहे थे उनका क्या होगा। आपको अभी बताया था कि विधेयक जब कानून बनता है तो कितने स्टेप पार करता है, 3 स्टेप। पहला स्टेप था किसी एक सदन से निकला, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, फिर दूसरे सदन से पारित हो, फिर किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास एक अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 111,
उस 11 के तहत राष्ट्रपति के पास 4 पावर हैं। पहली पावर जो है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर ये है कि जो विधेयक उनके पास आया है या तो उसको स्वीकृति प्रदान कर दे, दूसरा है उसे खारिज कर दे, तीसरा है पुनर्विचार के लिए भेज दे सदन के पास वापस, और चौथा है कि कुछ भी प्रतिक्रिया न दे, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ये चीजें हम विधेयकों में पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखनी है। ये 4 पावर हैं इसके पास। तो पहला सदन, दूसरा सदन, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, मेंबरशिप खत्म हो गई। जो विधेयक चल रहे थे जिस टाइम पे, या तो वो इस स्टेज पे थे या वो यहाँ पे थे या यहाँ पे थे, उनकी क्या स्थिति रहेगी? वो खत्म हो जाएंगे या फिर जारी रहेंगे? तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सारणी आपको पढ़नी है पूरी, और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए इसको सारणी से आपको समझाया जाएगा। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से शुरू हुआ, पारित हो गया, क्योंकि विधेयक जो हैं, कुछ विधेयकों को छोड़ के सभी विधेयक जो हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन से शुरू हो सकते हैं। जैसे धन विधेयक है वो खाली लोकसभा से शुरू हो सकता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। यहाँ शुरुआत हो रही है लोकसभा से, यहाँ से पारित हो गया, अभी कहाँ है? राज्यसभा में है, और पीछे से लोकसभा विघटित हो गई। तो क्या परिणाम होगा? वो विधेयक क्या हो चुका है? लैप्स, यानी व्यपगत हो चुका है। ये शब्द याद रखना है, व्यपगत। इसका मतलब दोबारा लोकसभा के चुनाव होंगे, वो विधेयक चाहिए तो नए सिरे से चालू होना चाहिए, वापस से वो सदन में रखा जाना चाहिए। ये 2 स्टेप उसके पार नहीं माने जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा में शुरू हुआ था, अभी लोकसभा में है और लोकसभा विघटित हो गई, तब भी ये विधेयक जो है क्या हो चुका है? लैप्स हो चुका है। लोकसभा में शुरू हुआ था और अभी चर्चा ही चल रही है, अभी भी कहाँ है? लोकसभा में, और लोकसभा क्या हो गई? विघटित हो गई, तो भी ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। शुरुआत राज्यसभा से हुई थी और अभी भी राज्यसभा में है, अब लोकसभा का यहाँ कोई रोल नहीं है, विधेयक वहीं पड़ा है। और कौन विघटित हो चुकी है? लोकसभा। तो ये समाप्त नहीं होगा, जिंदा रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, कोई से ही सदन से चालू हो जाए, पहला सदन क्रॉस कर गया, दूसरा सदन क्रॉस कर गया, और किसके पास पहुंच चुका है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अभी सोच रहे हैं कि वो 3 जो 111 के तहत 4 पावर्स है, उनको कौन सी पावर यूज करनी है, वो सोच रहे हैं। वहां पड़ा है तो वो क्या होगा? समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये 2 स्टेप क्रॉस कर चुका है। पीछे से चाहे लोकसभा विघटित हो जाओ, यहाँ आने के बाद वो समाप्त नहीं होता। फिर वही बात, दोनों सदनों को क्रॉस करने के बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत वो जो तीसरा वाला ऑप्शन था, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है। पुनर्विचार के लिए विधेयक जा रहा है और पीछे कौन? लोकसभा विघटित हो गई है, तो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदन से क्रॉस किया है, लेकिन दोनों सदन में गतिरोध था। गतिरोध जो है विधेयक के प्रति किस तरीके से होता है, जिसे डेडलॉक बोलते हैं, ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा डायग्राम से। अभी ध्यान रखिए, जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त जो है बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों की। कोई विधेयक एक सदन से पारित हो गया, दूसरा उसमें पारित नहीं कर रहा है, गतिरोध के समय संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और गतिरोध के कारण संयुक्त बैठक की यदि अधिसूचना जारी हो चुकी है तो भी ये विधेयक समाप्त नहीं होगा, चाहे पीछे से लोकसभा क्या हो जाए? विघटित हो जाए। इस पूरी सारणी को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जहां जहां लोकसभा का रोल है। ये वाला तो ये हो गया कि दोनों सदनों से पार होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो फिर समाप्त होना ही नहीं है। और इन 3 केस में जहां जहां लोकसभा है वहां क्या हो गया है? लैप्स। और जहां राज्यसभा में था, अभी भी राज्यसभा में है, वहां समाप्त नहीं हुआ है। तो ये सारणी अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि लोकसभा के विघटन होने पे जो लंबित विधेयक थे उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का विघटन हो गया है, लोकसभा का नया चुनाव हुआ, वापिस आई लोकसभा के सारे मेंबर्स वहां आए। अब उसके बाद किस तरीके से सत्र की कार्रवाई होती है, एक डायग्राम से आपको समझाया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र आएगा, अभी बताया था संविधान में लिखा है कि प्रथम सत्र पर राष्ट्रपति क्या देंगे? पहली बात तो सत्र को कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति सत्र को बुलाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ में बैठाकर क्या देंगे? अभिभाषण देंगे। अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं है, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया होता है, और इसमें सरकार की जो है नीतियां जो है उनका उल्लेख होता है। इसमें आगे ध्यान रखेंगे, जब नई लोकसभा चुन के आई है तो जो पुरानी वाली विघटित हुई थी और यहाँ चुनाव हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पर्सन्स ऐसे थे, A B C D, ये 4 पर्सन थे,
यहाँ चुने हुए थे, लेकिन जब नया चुनाव हुआ उस समय ये लोग नहीं जीते हैं, यानी नई लोकसभा में ये नहीं आए, तो भी इसके अंतिम सत्र में एक बार इनको बुलाया जाता है सम्मानित करने के लिए। यानी पिछली लोकसभा में तो वो उम्मीदवार जीते हुए थे, अब वाली लोकसभा में वो जीते नहीं हैं, तो उनको उस सत्र में बुलाया जा रहा है, अंतिम सत्र में, इस वाले में। तो इनको कहा जाता है लेम डक सेशन। लेम डक यानी ये लंगड़ी बतख है, हिंदी हो जाएगी लंगड़ी बतख सत्र। लंगड़ी बतख इसलिए क्योंकि इस बार ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, खाली सम्मानित करने के लिए इनको बुलाया है। फिर उसके बाद आगे देखिए, सत्र शुरू हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण में बताया था आपको कि अभिभाषण खत्म होते क्या प्रस्तुत किया जाता है सदन में? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में ध्यान रखना है कि लोकसभा में पारित होना जरूरी है, बहुमत हासिल होना जरूरी है। धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार को बहुमत वहां पे नहीं है, सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा में पारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन पारित नहीं होता है राज्यसभा में तो सरकार की आलोचना होती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये जो दैनिक कार्रवाई होती है, सदन कैसे काम करता है, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको देख रहे हैं। ये तो शुरुआती काम किसने कर दिया? राष्ट्रपति ने। उसके बाद डेली अपना काम करते हैं, और कितने बजे सदन बैठता है? 11 बजे। और फिर दिन में जो इन्होंने पूरी बैठक की, बीच में सदन को भेजना होता है, तो यहाँ पे अब काम कौन कर देता है? स्थगन कौन करता है? स्पीकर करता है, या अपन अध्यक्ष बोल सकते हैं, सभापति बोल सकते हैं, वो स्थगन करते हैं। लेकिन सत्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद आगे देखिए, इसमें सदन की दैनिक कार्यवाही। दैनिक कार्यवाही में शुरू का जो पहला घंटा होता है 11 से 12 वाला, ये होता है प्रश्नकाल का। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न कौन पूछेगा? वही चित्र याद रखिए आप। लोकसभा राज्यसभा में ये सरकार बैठी है, और इधर विपक्ष वाले लोग जो है वो इनसे प्रश्न पूछेंगे कि आप कैसे सरकार चला रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। प्रश्न पूछा विपक्ष द्वारा जाता है, और किनसे पूछते हैं? सरकार से, सरकार के मेंबर्स यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला जो घंटा होता है 11 से 12 वाला, वो होता है प्रश्नकाल का। उसके बाद अभी प्रश्न आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न होते हैं। एक तो होता है तारांकित प्रश्न, एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, एक होता है प्राइवेट सदस्य प्रश्न। इनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अंतर अच्छे से ध्यान रखिए। तारांकित प्रश्न जो होता है, इसमें 15 दिन पहले नोटिस देके जिस मंत्री से पूछना है, 15 दिन पहले ही क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। क्वेश्चन कैसा दे देते हैं? लिखित पकड़ा देते हैं, और सदन में उस मंत्री को, सदस्य को मौखिक जवाब देना पड़ता है। जब वो मौखिक जवाब दे रहा होता है, तो जिसने प्रश्न पूछा है वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। तो तारांकित प्रश्न जो है उसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन लिखित है, उत्तर कैसा है? मौखिक है, और पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और कितने दिन पहले नोटिस कराना होता है? 15 दिन पहले। यहाँ अतारांकित है, ये फॉर्मल क्वेश्चन है, सब कुछ लिखित है, क्वेश्चन भी लिखित में दे दिया और उत्तर भी क्या आ गए? लिखित में आ गए, यानी सदन में इतनी चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं अल्प सूचना। अब कोई लोक महत्व का मुद्दा है और अर्जेंट है, उस पर यदि प्रश्न पूछना है तो 15 दिन का नोटिस नहीं दिया जाता। अल्प सूचना प्रश्न में 15 दिन का नोटिस नहीं दिया जाता। यहाँ पे मौखिक जो है उत्तर देना होता है, और यहाँ पे भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये 15 दिन नोटिस वाला केस है, ये नहीं होता, क्योंकि ये अर्जेंट मुद्दा है, तो 15 दिन नोटिस नहीं दिया जाता। आगे देखिए, प्राइवेट सदस्य प्रश्न। अभी आपको बताया था चित्र में कि ये लोकसभा, राज्यसभा और ये सरकार है, इधर इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार क्या होता है, इस सरकार में शामिल नहीं है, कार्यपालिका में शामिल नहीं है, वो मेंबर बाहर बैठा है, लेकिन वो किसी ऐसी समिति से में शामिल है जिसके बारे में प्रश्न पूछना है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे कहा जाता है प्राइवेट सदस्य प्रश्न। यानी जो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, यानी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कहलाते हैं प्राइवेट सदस्य प्रश्न। उसके बाद आगे देखिए, 12 बजे का जो टाइम है, 12 बजे शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल में भी जो लोक महत्व के या अर्जेंट जो क्या बोलते हैं मुद्दे होते हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये शून्यकाल जो है भारतीय संसद का नवाचार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारतीय संसद का नवाचार, और ये कब से शुरू हुआ है? 1962 से।
तो ये शून्यकाल के अंदर अर्जेंट जो मुद्दे होते हैं उन पे पूरी चर्चा होती है। ये प्री प्लान्ड नहीं होते, संसद की जो कार्रवाई होती है इसका भी पूरा टाइम टेबल जो है प्लानिंग से होता है। तो 11 से 12 वाला तो प्रश्नकाल हो गया, इस टाइप के प्रश्न हो गए, और 12 बजे होता है शून्यकाल का। इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, अति जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पे चर्चा की जाती है, और ये संसदीय नवाचार है और ये परंपरा चली आ रही है 1962 से। उसके बाद आगे देखिए, इसमें आगे 3 प्रकार के प्रस्ताव हैं। सदन में जो कार्रवाई होती हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो किस हिसाब से होती हैं? जैसे आप स्कूल में तो अपने टॉपिक या सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सदन के अंदर प्रस्ताव लाए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, संकल्प पारित करवाए जाते हैं, विधेयक रखे जाते हैं, तो उस तरीके से कार्रवाई होती हैं। यहाँ यदि आप देखोगे तो 3 प्रकार के ये जो प्रस्ताव हैं इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक तो है विश्वास प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव, और तीसरा है निंदा प्रस्ताव। अब इस नाम से ही देखिए, विश्वास प्रस्ताव, वही चित्र याद रखिए, ये लोकसभा और इधर गवर्नमेंट बैठी है, ये मंत्रिपरिषद है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाएगा। इसमें यह साबित करना होता है कि सरकार के पास बहुमत है। तो यहां ध्यान रखिए कि विश्वास प्रस्ताव में लाने वाला कौन है? खुद मंत्रिपरिषद ही है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में ना तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में दे रखा है, ना किसी एक्ट में दे रखा है, किसी विधि में भी नहीं है, और लोकसभा के जो रूल्स हैं, कार्यवाही के जो नियम है, उसमें भी नहीं दे रखा। विश्वास प्रस्ताव एक परंपरा चली आ रही है 1979 से, यानी ये है कानून में भी नहीं है, संविधान में भी विश्वास प्रस्ताव की व्याख्या नहीं है, और लोकसभा की कार्रवाई के जो नियम है उसमें भी नहीं है। 1979 का से ये परंपरा चली आ रही है। मंत्रिपरिषद जो है वही कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत करती है? विश्वास प्रस्ताव, और इसमें बहुमत हासिल हो जाता है तो सरकार ये निश्चित कर लेती है कि सरकार में बहुमत है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखेगा। इन तीनों प्रस्तावों के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तीनों ही प्रस्ताव जो हैं लोकसभा में रखे जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में है और अविश्वास प्रस्ताव भी किसमें है? लोकसभा में। निंदा प्रस्ताव भी किसमें है? लोकसभा में। तो ये तो इनमें सिमिलरिटी है। अगली चीज देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और किसके विरुद्ध लाया जा रहा है? सरकार के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके बारे में हमारे लोकसभा के जो रूल्स हैं, कार्रवाई के रूल्स हैं, उसके अंदर दे रखा है। यहाँ देखा था कि ये जो प्रावधान है ये किसी में भी नहीं था। इसमें ध्यान रखोगे विपक्ष जो ला रहा है, विपक्ष का एक मेंबर नहीं ला सकता है। 50 सदस्य जो हैं, कितने सदस्य सहमत होने चाहिए? विपक्ष के 50 सदस्य सहमत होकर ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में, लोकसभा के अंदर पारित हो गया, और उसके लिए जो बहुमत है वो है प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले के जो 50% है उससे ज़्यादा लोगों ने यदि लोकसभा में हाथ खड़ा कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है। सरकार गिरने का मतलब, फिर ध्यान रखना है, ये मंत्रिपरिषद ही खत्म हुई है, लोकसभा जो है अभी विघटित नहीं हुई है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। कितने सदस्यों के द्वारा? 50 सदस्यों की सहमति होती है तब जाके ये प्रस्तुत होता है। और ध्यान रखेंगे प्रेजेंट और वोटिंग का बहुमत से ये पारित हो जाए लोकसभा में तो सरकार गिर जाएगी। लोकसभा अभी विघटित नहीं हुई है। राष्ट्रपति के पास अभी ऑप्शन होता है कि दूसरा कोई दल यदि बहुमत जो है साबित कर दे तो वो अपनी सरकार बना सकता है। उसके बाद लास्ट वाला है सेंसर मोशन, जिसे हम बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है वो किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। तो ये तो पूरी सरकार के विरुद्ध था। अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के विरुद्ध है कि सरकार को बहुमत हासिल नहीं है, चेक कर लीजिए। निंदा प्रस्ताव जो है किसी मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक रीजन होता है, कारण होता है। जो निंदा की जा रही है उसका कुछ टॉपिक होता है, उस आधार पे लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो जाए तो सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार दबाव में आ जाती है, क्योंकि निंदा किसकी हुई है? सरकार के मंत्री की हुई है। और सरकार के मंत्री की या मंत्रिपरिषद की निंदा होने का मतलब है सरकार को शायद इसमें बहुमत हासिल नहीं है। तो यदि ऐसा केस हो जाता है तो सरकार को फटाफट क्या लाना पड़ता है? फिर विश्वास प्रस्ताव, यानी ये साबित करना पड़ता है कि हमें लोकसभा में बहुमत हासिल है। तो ये तीनों प्रस्ताव आप ढंग से देख लीजिए।
क्या क्या ध्यान रखा है कि तीनों लोकसभा में पास हो रहे हैं, ये मंत्रिपरिषद लेके आई है, ये विपक्ष लेके आए। विपक्ष किसके विरुद्ध लेके आए? पूरी सरकार के विरुद्ध ही, कि सरकार को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है। यहाँ विपक्ष लाया तो है, लेकिन किसके विरुद्ध? मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। यहाँ स्पेसिफिक कोई टॉपिक होता है, विषय होता है, उस पर निंदा की जाती है। यहाँ कोई टॉपिक नहीं है, सीधा कहा जाता है कि सरकार को बहुमत हासिल नहीं है, ये पारित हुआ तो सरकार गिर जाएगी, ये होती है तो दबाव में आ जाती है। और ये लाया किसके द्वारा जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा। उसके बाद आगे देखिए, अगला है एक समापन प्रस्ताव भी होता है। समापन प्रस्ताव में ध्यान रखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि विधेयक जो हैं दोनों सदनों से पास होने चाहिए, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं। जब विधेयक सदन के अंदर होते हैं तो उन पे चर्चा होती है, और चर्चा होके फिर विधेयक का समापन किया जाता है। अब समापन के कई तरीके होते हैं, जैसे ध्यान रखिए, यदि हम हमारा सिलेबस जो है पूरा लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और फिर समापन कर रहे हैं, तो ये सामान्य समापन प्रस्ताव है। यानी लोकसभा राज्यसभा के अंदर इनको लाइन टू लाइन पढ़ा जाएगा, किसी भी विधेयक को या प्रस्ताव को, फिर समाप्त किया जाएगा, ये सामान्य समापन है। लेकिन टाइम नहीं है खाली, जैसे एग्जाम में लास्ट टाइम में हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, मेन हेडिंग पढ़ ली, अंदर के जो बातें हैं उनको अंतर्निहित मान लिया जाता है। इस समापन को बोलते हैं कंगारू समापन। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कंगारू समापन प्रस्ताव क्या होता है, जिसमें मुख्य बिंदु जो हैं उन्हीं पे चर्चा होती है और उनका जो अंदर का विषय है उसे अंतर्निहित मान लिया जाता है। एक है घटक द्वारा समापन, इसमें वही ध्यान रखना है, आपका जो सिलेबस है, अब हेडिंग जितना टाइम भी नहीं बचा है तो क्या करते हो, पूरी यूनिट एक साथ, इसका रिविजन एक साथ, तो सारी बातें एक साथ देखते हो, यानी घटक के द्वारा समापन कर देना। एक यहाँ ध्यान रखेंगे, परीक्षा में जब आप जा रहे हैं और सिलेबस बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है तो आप मान के चल दो कि सारा पढ़ लिया है, तो यहाँ ध्यान रखना, बिना चर्चा किए, सदन में किसी भाग पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की और उसको समापन कर दिया जाता है उसका, उसे कहा जाता है गिलोटिन कर दिया। गिलोटिन का अर्थ होता है सिर काट देना, यानी वास्तव में अर्थ है ये घास काट देना। तो ये जो गिलोटिन शब्द बताया और एक ये कंगारू समापन बताया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये समापन प्रस्ताव है, किसी भी विधेयक पर जब चर्चा की जाती है तो किस तरीके से उनको समाप्त कर रहे हैं। तो सामान्य समापन ये हो गया, कंगारू जो है उसमें मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है और गिलोटिन पे बिना चर्चा किए हुए उसको समाप्त कर दिया है या समापन कर दिया है, वो गिलोटिन कहलाता है। लास्ट इसमें ध्यान रखिए, एक होता है औचित्य प्रश्न। लोकसभा में मान लीजिए सदन के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो लोकसभा के नियमों के विरुद्ध है, लोकसभा के जो नियम है, नियम विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, और नियम विरुद्ध कार्यवाही चलने पे किसका ध्यान नहीं गया है? स्पीकर का ध्यान नहीं गया है, या लोकसभा का अध्यक्ष बोल दीजिए या पीठासीन अधिकारी बोल दीजिए, उसका ध्यान नहीं गया है। इसको आप इस उदाहरण से लीजिए कि सदन के अंदर लोकसभा में यहाँ स्पीकर बैठा है और यहाँ मेंबर्स बैठे हैं। एक चीज होती है गणपूर्ति। गणपूर्ति जो है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। लोकसभा में मेंबर्स अभी अपने पढ़े कितने हैं? 543। गणपूर्ति का मतलब है इसके 1/10 तो आने ही चाहिए, तभी बैठक शुरू होगी। सिंपल सा उदाहरण आप क्लास से लीजिए, क्लास के अंदर मान लीजिए 60 बच्चे हैं, तो अगर 2 बच्चे आते हैं तो क्लास नहीं चलती है, लगभग 10 बच्चे आ जाते हैं तो क्लास शुरू हो जाती है। तो एक न्यूनतम संख्या होती है जिससे सदन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए, वो चीज़ क्या कहलाती है? गणपूर्ति। और वो कितनी होती है? सदन की सदस्य संख्या का 1/10%। तो 1/10 निकालेंगे तो ये लगभग 54 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 55 मेंबर यदि प्रेजेंट होंगे लोकसभा में तभी कार्यवाही चलेगी। ये इस उदाहरण को समझाने के लिए, उदाहरण औचित्य प्रश्न को समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको कि लोकसभा में कार्यवाही चल रही है और मान लीजिए सदस्य सब उठ के चले गए धीरे धीरे, और कितने सदस्य बचे हैं? 43 सदस्य बचे हैं, और यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर का ध्यान नहीं गया है। तो जो पीछे कोई सदस्य बैठा है उसने काउंटिंग की तो वो हाथ खड़ा करके कह सकता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि गणपूर्ति पूरी नहीं है। तो यदि ऐसा रीज़न जो है वो बिल्कुल सही रीज़न उसने दिया है तो वहीं पे लोकसभा या सदन की कार्रवाई को क्या करना पड़ता है? समाप्त करना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? औचित्य प्रश्न। तो इसमें अब आप पूरी परिभाषा सुनिए आराम से, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि सदन की कार्रवाई यदि सदन के नियम के अनुसार नहीं चलती है तो कोई भी सदस्य सदन के जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है, और यदि ये कारण जो है ये एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, तो सदन की कार्यवाही वहीं रोकनी पड़ती है।
उसके बाद में एक रूल ध्यान रखना है, रूल 377। ये धारा 370 से मेल नहीं खा रहा है, इसमें ध्यान रखना है। लोकसभा में हमने जितने प्रस्ताव पढ़े, लोकसभा राज्यसभा में जो काम हो रहे हैं वो क्या, प्रश्नकाल है, प्रस्ताव है, समापन प्रस्ताव है, इनके अलावा कुछ और आ गया तो वो जो मुद्दा है वो किस में रखा जाता है, रूल 377 में। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रूल 377 जो है उसका जो है संबंध किससे है, तो हमें ध्यान रखना है सदन की कार्यवाही से इसका संबंध है। तो ये हमारा जो टॉपिक है संसद कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने मेन चीजें देखी हैं, संसद की जो कार्रवाई है, दैनिक कार्रवाई और संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव। अब इसके आगे जो है हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। धन्यवाद।